आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड 2023 का विज्ञान का पेपर। पहला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपादक पदार्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? नौसादर, आयोडीन, नमक या कपूर। तो आयोडीन नमक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कीट बच्ची पौधा है? निपेंथीज, सेंड्यूज, वीनस फ्लाई ट्रैप या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है? वाष्पन, छानना, निथारना या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसको वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान का मानक मात्रक है कि इस द्रव्यमान की एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो क्विंटल है, ग्राम है, किलोग्राम है या टन है। तो किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है किससे? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या पर्णहरित से। तो जल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ है वर्षा के जल को संचित करना या इकट्ठा करना और उसका संरक्षण करना, ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके या भूजल स्तर को रिचार्ज किया जा सके, या एक जल संरक्षण का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7, गति का तृतीय नियम क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। गति का नियम किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो इनका तीसरा नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया की सदैव उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण कि हम लोग जैसे ज़मीन पे चलते हैं, तो जब हम लोग चलते हैं तो पैर से जब हम लोग ज़मीन को धक्का देते हैं तो हमने उस पर एक बल लगाया और उसके अपोजिट जो फोर्स लगा, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो इसका एक उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है प्रकृति परंतु आकृति अनिश्चित होती है? तो वो द्रव होता है। कि द्रव में क्या होगा कि आयतन उसका निश्चित होगा, लेकिन आकृति जिस भी बर्तन या हम लोग जिस भी बर्तन में डालेंगे तो उसी का आकार वो ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। दोलन गति किसी वस्तु की वह निश्चित बिंदु होता है जहाँ से वह की दोनों तरफ या इधर उधर जाता है। जैसे जो उदाहरण के रूप में हम लोग घड़ी का पेंडुलम देख सकते हैं कि जो उसकी मीन पोजीशन, जो बीच पोजीशन होती है, उससे वो बाएं भी जाता है और दाएं भी जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित करने पर बनता है। इसके गुण इसके अव्यय तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो मृत, गड़े सड़े पौधों और जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पाचन क्रिया शरीर के बाहर करते हैं, जैसे कवक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, भोजन एकत्रीकरण करने हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। कि भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में रूपांतरण कुछ पौधों में तने भूमिगत रहकर करते हैं या आंशिक रूप से भूमिगत रहकर भोजन का संग्रह करते हैं, जिससे वे फ्लैशी हो जाते हैं या मांसल या मोटे हो जाते हैं। ये रूपांतरण पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने और नए पौधे पैदा करने में सहायता करते हैं। जैसे कंद हो गया, कंद में क्या आता है? आलू आता है। यह भूमिगत तने का रूपांतरण है। दूसरा क्या है? प्रकंद है, जिसको राइजोम कहते हैं। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, यह भूमि के नीचे क्षैतिज रूप में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कि बल एक सादिश राशि है कि जिसकी एक दिशा होती है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था को बदलने का प्रयास करता है या बदल देता है। इसे एक धक्का या एक खिंचाव के रूप में समझा जा सकता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। दूसरी इसमें और क्या पूछा गया था? कि बल के प्रकार बताइए। तो बल को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है क्या? इसमें कांटेक्ट फोर्स या संपर्क बल। कि ये तब लगते हैं जब वस्तुएं भौतिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेशीय बल, जिसमें शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाए बल को हम लोग क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। इसमें किसी भी चीज़ को ढकेलना, खींचने में जब हम लोग अपने शरीर का यूज करते हैं। इसका दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल। दो सतहों के बीच लगने वाला वह बल जो गति का विरोध करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या घर्षण बल कहते हैं।
अब इसका दूसरा क्या था, पहला हम लोग ने संपर्क बल पढ़ लिया या कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे असंपर्क बल और या नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये बल बिना भौतिक संपर्क के कार्य करते हैं। इसमें पहला है गुरुत्वीय बल, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचना, कि इसमें हमारा कुछ हाथ पैर तो मतलब टच हो नहीं रहा है, तो पृथ्वी जब खींच रही है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गुरुत्वीय बल हो गया। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना, क्योंकि दोनों टच नहीं है लेकिन एक तरीके से फोर्स लग रहा है। तीसरा क्या है, विद्युत बल या इलेक्ट्रिकल फोर्स, आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं या विद्युत बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, कि चित्र बनाते हुए हमको बताना है कि तीनों में, ठोस में, द्रव में और गैस में क्या अंतर होता है। तो अगर हम लोग एक ऐसे तीन बॉक्स बना लीजिएगा इसे, और इसमें एक के नीचे ठोस लिख दीजिएगा, एक के नीचे, एक ये ठोस हो गया, दूसरा हमारा द्रव हो गया और तीसरा हमारा गैस हो गया। तो ठोस में क्या होता है कि जो अणु या इसके परमाणु होते हैं अत्यधिक नज़दीक होते हैं, तो इसको खूब नज़दीक नज़दीक इसके जो भी ये अणु परमाणु बनाइएगा, खूब नज़दीक नज़दीक बना दीजिएगा। तो जब ये बहुत नज़दीक होते हैं और निश्चित होते हैं और ये स्थिर होते हैं, इनमें ज़्यादा गति नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होती है, और ये एक स्थिर होते हैं और ये पैक्ड होते हैं। इन कणों के बीच में आकर्षक बल बहुत अधिक होता है। जब बहुत ज़्यादा अधिक आकर्षक बल होगा तो इनका क्या होगा, आकार जो होगा और आयतन होगा, दोनों ही क्या होंगे, दोनों निश्चित होंगे। तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, इनका जो आकार है और जो आयतन है ये क्या होगा, ये निश्चित होगा, ठीक है। लेकिन द्रव में यही चीज़ क्या होगी, वो चीज़ नहीं होगी। जैसे द्रव में जो होते हैं, इनके जो अणु होते हैं ये क्या होते हैं, ठोस के अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे ठोस वाले बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, इनके क्या होंगे, थोड़े दूर होंगे। और ये मतलब थोड़े दूर होते हैं, और इनके जो आकर्षक बल होगा वो भी ठोस की अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा कम लगेगा। तो जिसकी वजह से जो इनका आयतन होता है ये तो निश्चित होता है, लेकिन इनका जो आकार है, ये जो आयतन है ये तो निश्चित होगा, लेकिन जो इनका आकार है वो क्या होता है, वो निश्चित नहीं होता। इसीलिए जिस भी हम लोग पात्र या बर्तन में डालते हैं तो उसका ये आकार ले लेता है। गैस में क्या होता है कि इसमें तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें तो इतनी दूर दूर होंगे कि इनके बीच में कोई फोर्स जैसा लगेगा ही नहीं, और इनके जो कण होते हैं, ये जो इनके परमाणु या कण हैं, ये अनियमित गति करते हैं, बहुत तेज़ी से ये सब मूवमेंट करते रहते हैं, और इनके बीच आकर्षक बल बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। तो जिसकी वजह से ना इनका कोई आयतन होता है, ना ही कोई इनका आकार होता है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के, इसको बना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन की लंबाई और की लंबाई और वृत्त के मापन का किस यंत्र द्वारा किया जाता है, उसका नाम बताते हुए अल्पमतांक उसका बताइए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम हम लोग है वर्नियर कैलिपर्स क्या कहते हैं, इसको भी लिख दिया जाए यहीं पे कि क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वाह है ये वर्नियर बन नहीं पाया, रुकी फिर से सही से लिखा जाए, वाह है वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। और इसका अल्पमतांक क्या होता है, इसका अल्पमतांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। वाष्पन मतलब इवेपोरेशन और क्वथन मतलब इसका बॉइलिंग, दोनों में क्या अंतर होता है। तो अगर हम लोग तापमान के आधार पर अगर देखते हैं तो अगर हम लोग इवेपोरेशन या वाष्पन में देखेंगे तो किसी भी तापमान पर हो सकता है। अगर कोई भी पदार्थ है उसका इवेपोरेशन या वाष्पन किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जो हमारा क्वथन होता है ये एक निश्चित तापमान पर ही होता है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं कि प्रक्रिया का स्थान, अगर हम लोग वाष्पन में देखेंगे यह केवल द्रव की सतह पर ही होती है, जो ऊपर ऊपर होता है उसी पर वाष्पन होता है। जबकि जो क्वथन होता है ये क्या होता है, संपूर्ण द्रव में होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें, अगर जैसे
इवेपोरेशन होगा या वाष्पन होगा, जहाँ पानी है, मान लीजिए कि नदी नाला कुछ भी है, तो जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा उसके ऊपर तो ऊपर ऊपर का ही तो पानी वहाँ से इवेपोरेट होगा या वाष्पन होगा, नीचे का पानी तो जाएगा नहीं। लेकिन क्वथनांक में क्या होता है, जैसे हम लोग गैस पे पानी उबाल रहे हैं तो नीचे से जो गैस हम लोग जो यहाँ पे हीट दे रहे हैं नीचे से दे रहे हैं, तो वहाँ पे बुलबुले बनेंगे, तो पूरा पानी ही गर्म यहाँ पे हो रहा है। यहाँ सिर्फ सरफेस वाला नहीं गर्म हो रहा है, यहाँ पूरा पानी गर्म हो रहा है। इस वजह से ये यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है इवेपोरेशन में क्या होती है कि द्रव के सतह पर होती है, जबकि क्वथन में क्या होती है या बॉइलिंग पॉइंट में क्या होती है, यहाँ पे संपूर्ण द्रव में होती है और यहाँ पे बुलबुले बनते हैं। तीसरा क्या है कि गति में अंतर, जो वाष्पन होता है यह एक धीमी प्रक्रिया है कि हमको दिखाई भी नहीं देती और मतलब काफ़ी धीमे चलती रहती है, जबकि क्वथन प्रक्रिया क्या है, ये काफ़ी तेज प्रक्रिया है। चौथा अंतर क्या है, शीतलन का प्रभाव, कि वाष्पन से शीतलन होता है क्योंकि गर्म अणु सतह से ऊर्जा लेकर आते हैं, ठीक। जबकि इसमें दूसरे में क्या होता है, क्वथनंग में क्या होता है, बॉइलिंग वाले में क्या होता है कि इसमें क्वथन में शीतलन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हम लोग ने ऊर्जा दी है वो वही ऊर्जा क्या है, ऊष्मावस्था में परिवर्तन में उपयोग हो गई है, कि उसको द्रव से वाष्पन में जाने में वही ऊर्जा का प्रयोग कर लिया गया है, तो यहाँ पे शीतलन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले हम लोग देखते हैं नवीकरणीय स्रोत। तो ये क्या होते हैं कि नवीकरणीय स्रोत उनको कहा जाता है जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सकता है और जिनकी आपूर्ति प्रकृति में असीमित होती है या वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा तेजी से पुनः पूरित हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, क्योंकि जो सूरज है ये तो लाखों सालों तक रहेगा तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत हो गया, बायोमास ऊर्जा हो गई, तो इसका हम लोग हमेशा यूज कर सकते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसका क्या होता है कि ये पृथ्वी में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए और इन्हें दोबारा उत्पादित भी नहीं किया जा सकता या फिर इतना इतना समय लग जाएगा कि उसका मतलब वो ना ही के बराबर मान लीजिए। तो जैसे इसका क्या उदाहरण हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सब चीज़ें अगर एक बार ख़त्म हो गई फिर दोबारा बनने में इनको लाखों साल लग जाएंगे, तब तक क्या किया जाएगा। तो इसीलिए इसको अनवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। कि खाने पीने के मामले में हमको ये बताना है कि पौधे और जंतु में क्या अंतर होते हैं। तो पहला अंतर क्या होता है कि अगर हम लोग पोषण विधि पे देखें तो जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं या स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि जंतु क्या होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक या परपोषी होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि दूसरों को मार के ही खाएंगे। दूसरा अंतर क्या है, भोजन निर्माण, कि जो पादप होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। तीसरा अंतर क्या है, भोजन का भंडारण, कि पादप में कहाँ पे इनका होता है, स्टार्च के रूप में भंडारण होता है, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चौथा अंतर क्या है, पाचन तंत्र। पादप में क्या होता है, इसमें कोई जटिल पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि जंतुओं में क्या होता है, एक जटिल पाचन तंत्र पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगला पेपर थोड़ी देर में या कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।